दमा। कल के क्लास से कोई डाउट है किसी को? देखो कल ग्राफ पूरा बताए नहीं थे, ठीक है, अभी फिर बताएंगे। वैसे उससे पहले का जो हुआ उसमें कोई डाउट है? देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? पीडीएफ विजिबल है? ठीक। ये कल आपको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बता रहे थे, ठीक है, कि डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितने का वो सप्लाई करेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, फिर रिवाइज कर देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है से। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो सपोज कीजिए हमने कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे ले रखा है, ठीक है।
कोई भी सॉल्यूशन को, या एग्जांपल में ऐसा कीजिए कि KCl, तो मेरा थोड़ा माउस का प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान से देखें और समझ के लें। KCl का, मान लीजिए हमने KCl का एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो कहता क्या है कि जब इसको हम पतला करेंगे, मतलब इसमें जब हम वाटर का एडिशन करेंगे, ठीक है, तो वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाटर इसको पतला करेगा, ठीक। मतलब कि जो आयंस है, या यूं कहे K+ और Cl- का जो आयन होगा, उसको मूव करने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगा। देखिए, गाढ़ा जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उसमें आयंस को मूव करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते, एक जगह जमे रहते हैं, ठीक। लेकिन जब सॉल्यूशन पतला हो जाएगा तो जो KCl का जो सॉल्यूशन है, सॉरी, KCl का जो आयन है, इसको मोबिलिटी के लिए, मतलब मूव होने के लिए जगह काफ़ी मिल जाएगा। तो जब जगह काफ़ी मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि K+ और Cl- के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बढ़ जाने के वजह से ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को जो है वो चार्ज, मतलब ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से हमारा करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। और ये इफेक्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, एक सिंगल लाइन में इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस किसका बढ़ेगा, कैट आयन का और एन आयन का, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। मतलब, और क्यों घटता है, तो डाइल्यूशन के वजह से घट जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि strong electrolyte can ionize completely at all dilution, ठीक है। आयोनाइज completely कहने का मतलब है कि ये K+ और Cl- में पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। सॉल्यूशन में एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बचेगा जो K और Cl एक साथ जुड़े हुए हो। इसको हम कहते हैं कंप्लीट आयोनाइज होना, मतलब कंप्लीटली K+ अलग हो जाएगा और कंप्लीटली Cl- भी अलग हो जाएगा। तो ऑन फर्दर डाइल्यूशन देयर इज हार्डली इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। कहने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे KCl लिया है, तो स्टार्टिंग में जब हम इसको पतला करेंगे, जैसे H2O डालेंगे, तो सपोज कीजिए कि अगर इसमें 200 ml अगर हमने पानी डाला है, और 200 ml डालने के बाद हमारा K+ और Cl- पूरी तरीके से अलग अलग हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद आप चाहे जितने पानी को डाल दो, उसमें आयंस बढ़ेंगे नहीं, और ना ही आयंस की जो कंसेंट्रेट आयंस के जो नंबर्स है वो बढ़ेंगे, ठीक। वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उसको पतला कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो उतना ही रह रहा है, ठीक है। तो इसको समझ कैसे सकते हैं, सपोज कीजिए आपके पास पहला वॉल्यूम है। स्टार्टिंग में जब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका अगर वॉल्यूम हमारे पास 100 ml है, ठीक। तो उसका उस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस जो है हमारे पास, वो मान लीजिए हमारे पास करीब 100 है, ठीक। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, V2 हो गया हमारा, सपोज करो 200 ml, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक खासियत क्या है कि वो पूरी तरीके से आयोनाइज होता है और पूरी तरीके से वो अपने आयंस में टूट जाता है। इस वजह से हम उसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करते हैं। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर सपोज कीजिए हमने 100 ml यूज़ किया, तो 100 ml होने के बाद हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होगा, जिसको हम V2 कहते हैं, V2 हो जाएगा हमारे पास 200 ml, ठीक है। तो 100 ml V1 था प्लस वाटर, तो ये हमको देगा 200 ml। लेकिन यहाँ पे नंबर 200 ml होने के बाद भी जो नंबर ऑफ आयंस है इलेक्ट्रोलाइट का, वो हमारे पास 100 ही है, ठीक। इस वजह से क्या कहा जाता है कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो कम होता चला जाएगा, या यूं कहे तो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं।
चलिए देखते हैं पॉइंट्स क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन आयोनाइज completely at all dilution. On further dilution there is hardly increase in number of ions. So the increase in equivalent conductance is not due to increase in number of ions, rather due to the decrease in force of attraction between ions. ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। तो ऑन डाइल्यूशन द आयंस बिकम मोर एंड मोर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन decreases. This decrease in interionic attraction value results the increase in mobility of ions. Due to increase in mobility of ions, equivalent conductivity of the strong electrolyte increases. अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी इसका घटता है। ठीक, ध्यान दीजिए, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, जब हम सिर्फ कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब कंडक्टिविटी की बात करें, सिर्फ कंडक्टिविटी, तो डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। और जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज करना चाहिए। ठीक, अब ये ऐसा क्यों होता है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, वापस से इसको ढंग से देखिए। इसको मैंने कल भी बताया था। जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेसिकली जो है वो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया जाता है। और वो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होना चाहिए? तो ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा पतला होगा इलेक्ट्रोलाइट, वैसे वैसे कंडक्टिविटी घटना चाहिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ये मतलब है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हम लोग 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए देते हैं। डन। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें देखिए, एज द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, आयोनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन और बढ़ेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर एग्जांपल हम लें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देख सकते हैं तो CH3COOH। ठीक है, देखो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि CH3COOH जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। वो इस वजह से, क्योंकि ये जब टूटता है तो अपने एक बड़े मॉलिक्यूल में टूटेगा और एक छोटे आयन में टूटता है, CH3COO- और H+ में टूटता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये पूरी तरीके से टूट नहीं पाता, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो अब ये कहता क्या है, एज दिस सोल्यूशन, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, एज दिस सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड। अब डाइल्यूट करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें H2O ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हम H2O ऐड करेंगे हमारा आयोनाइजेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन कहने का मतलब है जो बचा हुआ CH3COO- है ये भी फर्दर आयोनाइज करना चालू कर देगा। फर्दर आयोनाइज कहने का मतलब है ये फिर से जो बचा हुआ है वो आगे जाके फिर ऐसा टूट के हमको मॉलिक्यूल देना चालू कर देगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो सपोज कीजिए ये हमारे पास CH3COOH जो है ये 100% है। ठीक, लेकिन जब हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया है तो ये ब्रेक होने के बाद हमको यहाँ पे सपोज करो 36% ही ब्रेक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और वाटर ऐड करने से होता क्या है कि जो ये 36% डाइल्यूट सॉरी आयंस में ब्रेक हुआ है, ये फर्दर जाके बाकी जितना परसेंटेज बच गया उतना ये डाइल्यूट होना चालू हो जाता। तो कितना बच गया है आपके पास, 64% बचा हुआ है। तो 64% जो है वो डाइल्यूट होना चालू हो जाता है। और इस वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका
आयोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है, मतलब सारे आयंस ब्रेक करने लग जाते हैं। देयर फॉर ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विथ डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। इसी वजह से जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो हम पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये भी इंक्रीज करेगा। दोनों के लिए इंक्रीज करेगा। कौन सा इंक्रीज करेगा? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, चाहे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक तो कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करना चाहिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखें। तो बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली आपको ये 2 पॉइंट लिखना है। देन थर्ड पॉइंट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। देखिए यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा है और यहाँ मैंने मोलर कंडक्टिविटी फिर से ऐड किया है। ठीक, तो ये चीज आप ऐसे याद रखेंगे। देन द ग्राफ इज एज शोन बिलो। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया है मैंने, तो इसमें इसमें जो स्ट्रॉन्ग इसमें जो ग्राफ है, देखिए एग्जाम में जब आप बनाएंगे इसको, तो ये जो ऊपर का लाइन है ये रेड लाइन, और जो ये नीचे का ब्लू लाइन है, आप सिर्फ एग्जाम में ये दोनों लाइन को ही बनाएंगे। ठीक, लेकिन इस ग्राफ में दो तीन लाइंस दिखाए गए हैं, एक है स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन क्या कहता है कि जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे इसका रूट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक, देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में कंडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ दिखाया है। ठीक, तो कंडक्टिविटी का ये ग्राफ दिया जाता है और मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। इस चीज को ध्यान से सुनिए, ग्राफ जो है ये कंडक्टिविटी के लिए है, और जो ऊपर हमने डेफिनेशन या ये लाइंस जो पढ़े हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देन ब्लू लाइन है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये ग्राफ ये सेम ग्राफ आपको हर जगह पूछा जाता है या हर जगह आप बना सकते हैं। देन मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर हाफ। ए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, डेल्टा एम आपका मोलर कंडक्टिविटी है, एंड डेल्टा एम नॉट आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, या यू कह सकते हैं कि डेल्टा एम नॉट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगा वो होगा। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि हम इतना पतला कर दें सॉल्यूशन को या उस इलेक्ट्रोलाइट को जिसमें हमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफरेंस देखने को मिलता हो। अभी कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? अभी समझने में कोई दिक्कत है? एक बार आप पॉइंट्स पढ़िए, उसके बाद बताइए। आप ए और बी पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद पूछ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
हो गया पढ़ के हो गया पॉइंट दोनों? कोई डाउट है पॉइंट्स में? पॉइंट्स में कोई डाउट है? ठीक, चलो अच्छा है, बच्चे होशियार हो गए। देखो नेक्स्ट है कोलरॉश लॉ, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, कोलरॉश लॉ, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है, कोलरॉश का लॉ। अभी हम सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट हमको देखने को मिलता है वो आयंस के वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितना आयंस होगा उतना ही आपको चार्ज भी देखने को मिलेगा। अब सपोज करो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स डुबा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने NaOH ले रखा हो, ठीक, या यूँ कहे तो NaCl ले रखे हैं या KCl ले रखे हैं, कुछ भी। तो हर किसी में कुछ ना कुछ आयंस होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने इसका हमने इलेक्ट्रोलाइट, हमने सपोज करो 200 ml का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक। तो इस 200 ml में जो फॉर्मूला यूनिट होगा, फॉर्मूला यूनिट कहने का मतलब है जैसे अगर KCl हमने लिया तो ये KCl के लिए 1 फॉर्मूला यूनिट कहलाता है, ठीक। 1 फॉर्मूला यूनिट कहलाता है। ध्यान सुनिए, आगे इसमें लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे 1 फॉर्मूला यूनिट। तो 1 फॉर्मूला यूनिट में एक K का आयन होगा और एक Cl का आयन होगा, ठीक है। और इसी एक KCl और एक पोटेशियम का आयन और एक क्लोरीन के आयन की वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देखने को मिलता है। तो कोलरॉश लॉ क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ आयंस जितना है वो पूरा का पूरा आयंस हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में मदद करता है। मतलब जो लिमिटिंग मूलक कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नंबर ऑफ प्रेजेंट आयंस के वजह से ही देखने को हमको मिलता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर 10 है तो वो 10 के 10 हमको जो है इलेक्ट्रिक करंट दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 में से सिर्फ 8 ही दिखाएगा, 2 तो घूमने चल जाएगा, ठीक। वो 2 भी इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या है इसका? कोलरॉश लॉ स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, मतलब जब हम उसको मैक्सिमम कंडीशन में डाइल्यूट कर रखे हो एकदम, और पतला वो हो नहीं सकता उससे, मतलब इतना पानी डाल दो जितना कि उससे ज्यादा उसे पतला ना किया जा सके, is equal to the sum of the conductances of the anions and cations। मतलब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये बराबर होना चाहिए, ऐड होना चाहिए किससे किसके बराबर? तो कैटायंस और एनायंस के एडिशन के बराबर। तो at infinite dilution the molar conductivity of an electrolyte is expressed as lambda प्लस नॉट एंड लैम्डा माइनस नॉट। ये प्लस नॉट जो है ये कैटायन के लिए यूज किया गया है और ये माइनस नॉट है ये एनायन के लिए यूज किया गया। तो क्या चीज के लिए? तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन के लिए यूज किया गया है। देन फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस नॉट। ये जो वी प्लस और वी माइनस है ये हमको बताता है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसमें कितने आयंस हैं। अब जैसे
यहाँ मैंने KCl का एग्जांपल लिया है, तो KCl के लिए ये हो जाएगा 1, और सॉरी K के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, और Cl के लिए भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमको नंबर ऑफ प्रेजेंट आयंस बताता है किसमें, तो इस फॉर्मूला यूनिट में। यूनिट फार्मूला आप कोई भी लीजिए, उस फार्मूला में जितना फर्निश्ड आयन होगा उसकी हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको देखेंगे। देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है NaCl का। तो NaCl में अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये एक Na प्लस में टूटेगा और एक Cl माइनस में टूटेगा। तो इस वजह से यहाँ पे लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। देखिए यहाँ मैंने बाय मिस्टेक से ये प्लस साइन यहाँ रह गया है, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस साइन रह गया है। ठीक है, देन नीचे भी देखो प्लस साइन और माइनस साइन छूट गया है बाय मिस्टेक। ठीक, देन नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2। तो BaCl2 में से देखो Ba एक है और 2 Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे V प्लस जो है वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे V माइनस जो है, सॉरी जो V माइनस है वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हम ऐसे यूज करते हैं। अब इसी जगह पे मान लीजिए कोई और एग्जांपल आपको दिया हो, जैसे H2SO4 दिया हो। तो अगर हम H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो H2SO4 हमको कैसा दिखेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि इस फॉर्मूला में जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फॉर्मूला में हम यूज करते हैं नंबर ऑफ आयंस। जो हम भी यहाँ पे लिखे हैं, ये भी जो है नंबर ऑफ आयंस बताता है। उस जगह पे आप चार्ज नहीं डाल दें गलती से भी। गलती से ऐसा ना हो कि ये जो 2 माइनस है ये चार्ज हम उठा के वहां डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, प्लस कितना है, हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस नॉट प्लस, देखो ये थोड़ा माउस की वजह से जीरो वीरो उल्टा पुल्टा लिखा रहा है। ठीक है, तो आप मेन चीज पे कंसंट्रेट करिए। प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस 0। ठीक है, ये जो लैम्डा है, लैम्डा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और ये हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है उस इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करने के बाद हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे पुट करें वो इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक, अब इसी जगह पे आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HNO3 अगर आप ले लीजिए, तो HNO3 टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे V प्लस 1 हो जाएगा और V माइनस दोनों 1 हो जाएगा। ठीक, इसके जगह पे आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा सकते हैं, हर मॉलिक्यूल के साथ हम ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसे देखो आप AlCl3 यूज कर सकते हैं, AlCl3। तो यहाँ पे V प्लस जो है ये आपका हो जाएगा 1, और V माइनस जो है ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन यूज हो रहा है इस वजह से। ठीक है, समझ में आया ये थ्योरी आपको? थ्योरी क्लियर हुआ कि आयंस कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे निकालेंगे? थ्योरी क्लियर है? या एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लियर होता है तो कुछ डाउट होता है पूछ लीजिए। उसके बाद पढ़ लीजिए पूरे थ्योरी को, मैं एग्जांपल नहीं हटा रहा हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
4SO2- कैसे होगा रोशन? यहाँ पे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और SO4 जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ये सल्फेट आयन के साथ। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 चार्ज आएंगे, तो 1 प्लस और 2H प्लस आएगा यहाँ पे। तो ये 2H प्लस जो है इस 2 चार्ज को ना बैलेंस करेगा। मान लीजिए आप अगर इसको ऐसा लिख दें 4SO4 2-, इसका मतलब हो जाएगा कि सल्फेट आयन है आपके पास और टोटल चार्ज है इसके पास 8-, -8 चार्ज है इसका। तो अब हमको हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा मालूम है? 8 हाइड्रोजन लेना पड़ जाएगा ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। क्लियर हुआ? चलिए बाकी देख लीजिए, कोई और किसी को डाउट है किसी में? देखो ये जो ऊपर हमने ग्राफ देखा, ठीक है, ये जो हमने ग्राफ देखा है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमको सीधा सीधा एक आंसर देगा कि पूरा आयंस आयोनाइज होते हुए दिखेगा और हमको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते हुए दिखेगा। H2SO4 फिर से बता दें? चलो ठीक। देखिए H2SO4 हो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो चाहे H2SO4 हो या HNO3 हो या आपको जो भी वैसा मॉलिक्यूल मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करें, उस मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कीजिए। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब क्या है कि वो अपने आयंस में ब्रेक होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज दिखाता है और सल्फेट जो है ये हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, ये चीज हमको पता है। ठीक, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से। अभी मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। तो जब बैलेंस हो गया है तो देखिए इसी मॉलिक्यूल पे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूं लैम्डा m0 फॉर्मूला बनाने के लिए, लैम्डा m0। ठीक, और इसको मैं मॉडिफाई करूँ इस तरीके से v प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस, इसको मान लीजिए मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो v माइनस सॉरी v माइनस मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस नॉट। अब देखिए आपका जो इक्वेशन था ये जो केमिकल इक्वेशन है ये सब एक दूसरे से मैच कर गया। ये जो 2 है ये चला आया v प्लस के लिए, ये जो h प्लस है ये चला आया इसके लिए, ये 1 है ये इसके लिए चला आया और SO4 2- इसके लिए चला आया। तो आपको सिर्फ मॉलिक्यूल को आयंस में ब्रेक करके लेना है। उसके बाद जो आगे का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो V प्लस और V माइनस के रूप में चला जाएगा और जो इधर आयंस हमने दिखा रखा है H प्लस और ये जो SO4 2- है ये मेरा लैम्डा वाला वैल्यू में चला जाएगा। तो मेरा इक्वेशन चला आया इसके साथ पूरा। अब आप किसी भी मॉलिक्यूल को उठा लीजिए, आप ही कोई मॉलिक्यूल बोलिए या किसी को भी आप पुट करके देख लो, HNO3। ठीक है, तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये H प्लस 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 ब्रेक होगा ये किसमें, NO3 माइनस में। BaCl2 तो हम लिख रखे हैं ऑलरेडी वहाँ, BaCl2 लिख रखे हैं। BaCl2 दिखा देता हूँ आपको, देखो जैसे Ba है और Cl2 है, हमको इसको तोड़ना है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो जाहिर सी बात है हमको पता है क्लोरीन मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूटेगा।
ये जो Ba प्लस है इसके आगे हम 1 बैठा देंगे, तो 1 अगर बिठा देंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ये जो मेरा इक्वेशन है ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया बात? हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, किसी को भी तोड़ना है तो प्लस और माइनस साइन में उसे तोड़ दीजिए और उसके बाद उसका वैल्यू बिठा दीजिए। ये स्टेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे चार्जेस बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस जगह पे बेरियम जो है Cl2 के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर होता है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है। ठीक है, लिविस स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने इस चीज को। बेरियम जो है वो Cl2 के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे तोड़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया पॉइंट? रोशन H नहीं है, वहां मैंने Cl लिखा है ना, H थोड़ी है। यहाँ पे मैंने Cl लिखा है, क्लोरीन, हाइड्रोजन थोड़ी लिख रखे हैं। BaH2 भी वैसे बनता है। ठीक है, BaH2 भी बनता है। तो जाहिर सी बात है Cl जब ब्रेक करेगा तो Cl दो आयन में ब्रेक करता है। मान लीजिए Cl2 हम लोग को ये पता है कि Cl2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 का जो मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसा टूटेगा? इस तरीके से नहीं टूटेगा, ये Cl माइनस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये आगे चल के क्या कहलाएगा? 2Cl माइनस, ये इस तरीके से टूटता है। ठीक है, ये दो अलग अलग आयंस हैं जिनको ऐड करके हम लास्टली 2Cl माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो Ba तो प्लस ही है। अरे Ba का आप लिविस स्ट्रक्चर बनाइए ना। बेरियम जो है ये आपको दो इलेक्ट्रॉन शो करता है बॉन्डिंग में, तो क्लोरीन से ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके लेगा और उसको दो अपना इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए। तो बेरियम तो एक ही होना चाहिए ना। बेरियम का वैलेंसी कितना होना चाहिए? उस हिसाब से दो होना चाहिए वैलेंसी, तब तो आपको जाके दो क्लोरीन जोड़ के लेगा।